my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student, आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे। स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके रहने वाले हैं सारे मिक्स सब्जेक्ट से, जो कि आपके HSC TGT एग्जाम, यूपी TGT PGT एग्जाम एंड DSSB एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। सो आज के क्वेश्चंस में स्टूडेंट मैंने सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चंस डाले हैं। सुपर 30 की सीरीज आप लोगों के लिए मैंने शुरू की है, जिससे कि जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, और अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, तब आंसर लगाइएगा। ठीक है, चलिए। सो इंपॉर्टेंट MCQs हम लोग करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिए गए हैं। अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, थायमीन की कमी जानी जाती है। आपको बताना है कि थायमीन की डेफिशिएंसी कौन सी होती है। ठीक है, आप क्या बताएंगे कि थायमीन की कमी कौन सी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने रखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेसिक भी एग्जाम में आते हैं डेफिनेटली, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन की कमी जानी जाती है। थायमीन की कमी कौन सी होती है भाई? जल्दी जल्दी आंसर लगाना शुरू करो कमेंट सेक्शन में। बताओ भाई जल्दी से कि थायमीन की कमी कौन सी होती है स्टूडेंट। थायमीन की कमी होती है बेरी बेरी। ओके, इतना ध्यान रखिएगा कि जो थायमीन की कमी होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट? बेरी बेरी होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि पैलेग्रा किसकी वजह से होता है? विटामिन B3 की वजह से होता है। ठीक है, आपका जो जीरोफेथलीमिया है ये विटामिन आपका कौन सा होता है स्टूडेंट? A की वजह से होता है। ठीक है, केरेटोमलेशिया A की वजह से होता है। ठीक है, एंड आपका बेरी बेरी विटामिन B1 की वजह से होता है ना, जो कि थायमीन होता है। सो यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, RRR का मतलब क्या होता है। आपको बताना है जो RRA होता है, ठीक है ना, RRR मैंने बोला, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो RRA होता है, RRA का मतलब होता क्या है, ये आपको बताना है कि RRA स्टैंड्स फॉर। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल नए क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए डाले हैं, कोशिश की है कुछ मॉडिफिकेशन करने की। सो RRA का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताओ भाई, जो RRA होता है उसका मतलब होता क्या है। ठीक है, बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहो। RRA का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? RRA होता है रैपिड रूरल अप्रेजल। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो RRA होता है ये क्या होता है? रैपिड रूरल अप्रेजल। और इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ तो ये एक तरीके की क्या होती है? अप्रोच होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके की अप्रोच होती है स्टूडेंट, जो कि कॉम्बिनेशन से तैयार होती है, कम्युनिकेशन प्लस लर्निंग टूल्स के। ये ध्यान रखिएगा, ये किसके कॉम्बिनेशन से तैयार होती है स्टूडेंट? ये तैयार होती है आपकी कम्युनिकेशन प्लस लर्निंग टूल के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, और ये क्या करती है स्टूडेंट? ये जो आउटसाइडर्स होते हैं उनकी हेल्प करती है कंडीशन को समझने में। विलेज की जो कंडीशन है उसको समझने में आउटसाइडर की हेल्प करती है कि वो उसे कंसाइज मैनर में और एक सिस्टमैटिक मैनर में समझ पाए, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से उसे समझ पाए। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, 1920 में पश्चिमी भारत में मॉन्टेसरी स्कूल किसने शुरू किया था। आपको बताना है कि 1920 में पश्चिमी भारत में मॉन्टेसरी स्कूल किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझो अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 में पश्चिमी भारत में, है ना, हमने स्पेसिफिक मेंशन किया है यहाँ पे कि 1920 में पश्चिमी भारत में मॉन्टेसरी स्कूल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर? बताइएगा जल्दी से।
सब लोग बताएंगे स्टूडेंट कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। आपका 1920 में पश्चिमी भारत में जो मॉन्टेसरी स्कूल शुरू किया गया था स्टूडेंट, वो गिज्जू बाई बधेका के द्वारा शुरू किया गया था। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, गिज्जू भाई बधेका के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं कि मॉन्टेसरी स्कूल आखिर होते क्या है। सो स्टूडेंट, ये एक तरीके का मेथड ऑफ एजुकेशन है, इसको समझिए एक तरीके से। ये क्या होता है? मेथड ऑफ एजुकेशन होता है जिसमें बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं जहां उसे खुद बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना होता है। ऐसी एजुकेशन एक तरीके से टेक्निक जो बच्चे को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देती है, बच्चे को कोलैबोरेटिव प्ले के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, कोलैबोरेशन करके साथ में कोलैबोरेटिव प्ले के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चे को सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज कराई जाती हैं। ऐसी वाली जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, ऐसी वाली जो एजुकेशन मेथड है, उसको हम मॉन्टेसरी स्कूल के नाम से जानते हैं। सो ये मॉन्टेसरी एजुकेशन स्टाइल है आपका एक तरीके का। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या आता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सो मॉन्टेसरी के बारे में समझ गए ना, एक ऐसी एजुकेशन का मेथड जिसमें कोलैबोरेटिव प्ले के माध्यम से सिखाया जाता हो, जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती हो, जिसमें बच्चे को सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज करना सिखाया जाता हो। ओके, आगे देखिएगा। विश्व में भारत प्रथम देश था जिसने परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत सन में की थी। आपको बताना है कि विश्व में भारत प्रथम देश था जिसने परिवार नियोजन की राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत सन में की थी। भाई किस सन में भारत ने, जो कि एक पहला देश है परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू करने वाला, उस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है, सो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सिमिलर है बट थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया है। क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? बताइए जल्दी से, क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर? स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा यहाँ पे 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। 1952 में भारत में सबसे पहले क्या हुआ था स्टूडेंट? परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? जब प्रेशर कुकर में खाना पक रहा हो तो बच्चों को नहलाना खत्म कर सकते हैं, ये उदाहरण किस क्लास ऑफ चेंज में आता है? आपको बताना है, जब प्रेशर कुकर में खाना बन रहा है तो बच्चों को नहला सकते हैं, है ना? तो ये आपका किस क्लास ऑफ चेंज में आता है? यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मुंडेल ने आपके 5 क्लासेस ऑफ चेंज दिए हैं, है ना? ये कब दिए थे? 1940 में दिए थे, है ना? मुंडेल ने क्या किया है स्टूडेंट? 5 क्लासेस ऑफ चेंज बताए हैं, 1940 में बताए हैं। वो 5 क्लासेस ऑफ चेंज में से स्टूडेंट जो हमारा 3rd क्लासेस ऑफ चेंज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जिसको हम कहते हैं कि प्रोडक्शन सीक्वेंस में थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, है ना? हम क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको? कि जो प्रोडक्शन सीक्वेंस है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दीजिएगा, जिससे कि हम क्या कर सकें? 2 काम को एक साथ कर सकें कि एक तरफ हमारा खाना बन रहा है प्रेशर कुकर में, सो हम दूसरे साइड बाय साइड किसी और काम को कर सकते हैं। सो हमने प्रोडक्शन सीक्वेंस में चेंज किया है। ओके, इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लास 3rd आपकी यही वाली चीज आपको बताती है। सो अगर आप मुंडेल की क्लासेस ऑफ चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो 5 क्लासेस ऑफ चेंज है ना? पहली आपको क्या बताती है कि भाई बॉडी पोजीशन में चेंज करो, है ना? आपको बताती है कि अपने मोशंस में चेंज करो, है ना? अपने जो शारीरिक आपकी क्या होती हैं गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको बदलो, है ना? आपके बॉडी के पैटर्न को बदलो। ठीक, दूसरी वाली आपको क्या बताती है स्टूडेंट? कि अपने वर्क अरेंजमेंट को बदल लो, काम करने के तरीके को बदल लो, है ना? अपने साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो? इक्विपमेंट को बदल सकते हो, है ना? 3rd वाली आपको यही बताती है कि प्रोडक्शन सीक्वेंस को बदल लो। ठीक है, 4th वाली आपको क्या बताती है स्टूडेंट? 4th आपको बताती है कि अपने फाइनल प्रोडक्ट को, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसको बदल लो। एंड द लास्ट वन इज अपने रॉ मटेरियल को बदल लो, है ना? ये सारी अलग अलग चेंज आपकी क्लासेस होती हैं। सो ये 3rd वाली क्लास आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में ब्राहा बाधक का एक उदाहरण है? आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। आप बताएंगे कि इनमें कम्युनिकेशन का एक्सटर्नल बैरियर कौन सा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होगा स्टूडेंट हमारा सही आंसर कि कम्युनिकेशन का एक्सटर्नल बैरियर कौन होता है? अब यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल बैरियर होते कौन से हैं। जितने भी बैरियर स्टूडेंट किससे संबंधित हैं? एनवायरमेंट से संबंधित हैं।
ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके ऐसे बैरियर होते हैं जो इन्वायरमेंट से संबंधित होते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट, हम कहीं पे कुछ ऐसा भाषण दे रहे हैं, कुछ ऐसा मान लीजिए बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वेदर ऐसा हो जो बहुत गर्म हो या बहुत ठंडा हो, है ना, या फिर जिस कुर्सी पे हम बैठे हों वो कुर्सी उतनी कंफर्टेबल ना हो, सो वो आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, सो आपके जो जितने भी क्या होते हैं स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन क्या है कि ब्रहा बाधक तत्व कौन सा हो सकता है। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके इन्वायरमेंट के क्या होते हैं, एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं, जितने भी आपके फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस होंगे ना, वो सारे के सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाएंगे। ये ध्यान रखना, जितने भी आपके क्या होंगे, फिजिकल बैरियर होंगे, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस होंगे, वो सारे के सारे एक्सटर्नल बैरियर में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा गर्म होना, ठंडा होना, या फिर जिस चेयर पे आप बैठे हो उसे कंफर्टेबल ना होना, है ना, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन देखो अच्छे से कि प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है ना। आपका क्वेश्चन है कि इन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल द प्रॉब्लम इज इंट्रोड्यूस बाय, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल द प्रॉब्लम इज इंट्रोड्यूस बाय, आपको बताना है कि भाई जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल होता है उसमें प्रॉब्लम को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार ध्यान से, टीचर के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, टीचर और स्टूडेंट दोनों के द्वारा, या फिर पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, टीचर, स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ एंड पेरेंट्स। क्या बनेगा स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बताइए जल्दी से। सब लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्या बनेगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, शिक्षक बनेगा। ओके, जो आपका क्या होता है, इन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो आपकी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस की जाती है वो टीचर के द्वारा की जाती है। ओके, और हम ये समझ लेते हैं कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आखिर होता क्या है। ये स्टूडेंट आपका एक ऐसा मॉडल होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट लर्नर को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। किसको, एक इंडिपेंडेंट लर्नर को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है कि वो खुद से अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करे जितनी भी साइंटिफिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें, और वो खुद से एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाए, यानी कि वो खुद पे डिपेंडेंट होना सीखे, किसी और पे डिपेंडेंट होना ना सीखे। तो उसके सामने नई नई एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं और वो खुद उन्हें परफॉर्म करता है। ओके, ये आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है उसे क्या कहते हैं। What is a moral principle or belief that a person holds about some aspect of life? क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि व्हाट इज अ मॉरल प्रिंसिपल और बिलीफ दैट अ पर्सन होल्ड्स अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मूल्य कहते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसे क्या कहा जाता है, मूल्य कहा जाता है, यानी कि हम उसे वैल्यू कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको वैल्यू कहा जाता है। चलिए ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारे सामने है, उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में करियर निम्नलिखित विशेषज्ञता से संबंध है। आपको बताना है उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में करियर निम्नलिखित विशेषज्ञता से संबंध है। आपको बताना है क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। A career in therapeutic nutrition and food preservation specialization is related to following। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। A career in therapeutic nutrition and food preservation specialization is related to following। कि अगर आपको क्या करना है स्टूडेंट, करियर बनाना है या तो उपचारात्मक पोषण में या फिर खाद्य संरक्षण में, तो निम्नलिखित में से वो किससे संबंधित हो सकता है। क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर, खाद्य एवं पोषण से संबंधित हो सकता है ना। किससे संबंधित होगा, खाद्य एवं पोषण से संबंधित हो सकता है, ठीक है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया गया है। कंपनी के लाभ के साथ तथा एक व्यक्ति के पास शेयरों की संख्या पर प्राप्त होता है। आपको बताना है द
इज रिसीव्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज वेल एज नंबर ऑफ शेयर अ पर्सन पोजेस। बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर। कंपनी के लाभ के साथ एक व्यक्ति के पास शेयरों की संख्या पर जो उसे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट? लाभांश प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या प्राप्त होता है? लाभांश प्राप्त होता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्या होता है? लाभांश प्राप्त होता है कि कंपनी के लाभ के साथ तथा एक व्यक्ति के पास जितने शेयर्स हैं उसकी संख्या पे उसे हमेशा लाभांश मिलता है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, रंग चक्र पर एक रंग के साथ उसके वास्तविक पूरक के दोनों ओर आसन्न दो रंगों के उपयोग करने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भाई आपके रंग चक्र के एक रंग के साथ उसके दो वास्तविक पूरक रंगों की बात यहाँ पे चल रही है, ऐसी रंग योजना को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लीजिएगा, एनालॉगस कलर स्कीम, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, स्प्लिट कलर हार्मनी या फिर ट्रायड कलर हार्मनी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, अगर मैंने कहूं तो आप इसको कह सकते हो समीपवर्ती रंग योजना, पूरक रंग योजना, खंडित पूरक रंग योजना और आपकी त्रिभुज रंग योजना। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सब लोग बताएंगे स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना कि एनालॉगस क्या होती है, जब हम रंग चक्र के पड़ोसी रंगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आसपास वाले जब 2 या 3 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है तब आपकी एनालॉगस कलर स्कीम तैयार होती है। ठीक है, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मान लीजिए ये आपका कलर व्हील है ना, हम कलर व्हील में एक रंग यहाँ वाला ले रहे हैं, दूसरा रंग यहाँ वाला ले रहे हैं, यानी कि जो आमने सामने अपोजिट कलर होते हैं, है ना, अगर हम उनको सेलेक्ट कर रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ओके, अगर हम बात करते हैं आपकी ट्रायड कलर हार्मनी की, सो ये कौन सी होती है स्टूडेंट कि अगर आप रंग चक्र की बात कर रहे हो, सो रंग चक्र में स्टूडेंट एक आपने ये कलर चुना है, एक आपने ये कलर चुना है और एक आपने ये वाला कलर चुना है ना। सो ये वाले जब आपके रंग चुने जाते हैं आपका ट्रायड कलर स्कीम तैयार होती है, जब आप रंग चक्र के इस तरीके के रंगों को चुनते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आपकी स्प्लिट कलर हार्मनी की, तो वही आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यही आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा। इसमें आप एक रंग जो लेते हैं वो प्राइमरी कलर होता है और जो आप 2 कलर लेते हैं स्टूडेंट वो आपके मिलते जुलते रंग होते हैं, उनमें कोई ना कोई समानता पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या लिया है, यहाँ पे लाल रंग लिया है ना, तो लाल के साथ में आपने क्या लिया है स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया नीला हरा, ठीक है, और यहाँ पे आपने ले लिया है स्टूडेंट पीला हरा। ठीक है, एक तरफ आपने ले लिया स्टूडेंट नीला हरा और एक तरफ आपने ले लिया पीला हरा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बन जाएगा स्प्लिट कलर कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम, यानी कि आपकी खंडित पूरक रंग योजना। सो यहाँ पे आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। वह पालन पोषण की शैली जो माता पिता द्वारा संचालित होती है और सख्त नियम और विनिमय निर्धारण करती है, उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है, वह पालन पोषण की शैली यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में यहाँ बात चल रही है, जो माता पिता द्वारा संचालित होती है और सख्त नियम और विनिमय निर्धारित करती है, उसे क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है स्टूडेंट कि वो कौन सी शैली होती है। अनुज्ञात्मकता, अधिकारिता, उपेक्षा, सत्तावादी। बताइएगा क्या बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर। एक बार अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन है द पेरेंटिंग स्टाइल विच इज पेरेंट ड्राइवन एंड सेट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड। क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, यानी कि सत्तावादी शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट? सत्तावादी शैली। ठीक है ना, यही आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग इस समय मौजूद नहीं हैं उनके व्यवहार को याद रखने और कॉपी करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन देखो अच्छे से क्या दिया गया है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो लोग इस समय मौजूद नहीं हैं उनके व्यवहार को याद रखने और कॉपी करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? नकल करना, अनुकरण करना, स्थगित नकल करना और स्थगित अनुकरण करना। बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर?
सबको आंसर देना है कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो लोग इस समय मौजूद नहीं हैं उनके व्यवहार को याद रखने और कॉपी करने की क्षमता क्या कहलाती है स्टूडेंट, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, उसको हम जानते हैं डिफर्ड इनिशिएशन के नाम से। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, किस नाम से जानते हैं, स्थगित नकल के नाम से जानते हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि आपका जो इमिटिएशन होता है, यानी कि हम कहते हैं ना कि इमिटिएशन के थ्रू, अनुकरण करने के थ्रू बच्चा सीखता है ना। सो यहाँ पे इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट कि जो आपका क्या है, नकल जब हम कर रहे हैं, जो स्थगित नकल है, डेफर्ड है ना, वही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सो मिमिक्री आप इसे नहीं कहोगे, है ना, आप इसको क्या कहोगे, डेफर्ड इनिशिएशन कहोगे। ठीक है, चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, परिधान डिजाइनिंग में खड़ी रेखाएं निम्नलिखित प्रभाव देती हैं। आपको बताना है कि जब आप क्या करते हो, अपीयरल डिजाइनिंग करते हो, तो उसमें वर्टिकल लाइन से कौन सा इफेक्ट जनरेट होता है, बताइए स्टूडेंट। आपके परिधान डिजाइनिंग में जब खड़ी रेखाएं होती हैं तो वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती हैं, व्यक्ति को मोटा और छोटा दिखाती हैं, व्यक्ति को पतला व लंबा दिखाती हैं, परिधान को मजबूत बनाती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पे सही आंसर, बताओ भाई जल्दी से। अगर हम एक परिधान की बात करते हैं, वर्टिकल लाइंस इन अपीयरल डिजाइनिंग गिव द फॉलोइंग इफेक्ट, क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर, कि वो व्यक्ति को पतला व लंबा दिखाती हैं, है ना। ये क्या करती हैं स्टूडेंट, व्यक्ति को पतला व लंबा दिखाती हैं, ये होती हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है, जिन्हें आप लंबवत रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, लैक्टोज में निम्नलिखित शामिल होते हैं, केवल गैलेक्टोज का एक अणु, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक एक अणु, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का एक एक अणु, या फिर गैलेक्टोज के दो अणु, बताइए स्टूडेंट। जो आपकी लैक्टोज होती है, लैक्टोज में क्या शामिल होता है, ठीक है, ये आपको बताना है कि जो लैक्टोज बनती है, ठीक है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, यानी कि ये क्या हुई हमारी डाइसैकेराइड। इतना ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है, डाइसैकेराइड होती है। और लैक्टोज में क्या शामिल होता है स्टूडेंट, एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज शामिल होता है, वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, है ना। एक इसमें गैलेक्टोज है, दूसरी इसमें ग्लूकोज होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, अच्छे से देखो। WHO में ये प्रमुख संगठन शामिल होते हैं, आपको बताना है कि WHO में इनमें से कौन से प्रमुख संगठन हैं जो शामिल होते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय और उपयुक्त सभी, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन देखो अच्छे से, WHO में ये प्रमुख संगठन शामिल होते हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय और उपयुक्त सभी। क्या होगा स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का सही आंसर, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जो WHO होते हैं उसमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी इंक्लूड होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी इंक्लूड होता है और सेक्रेटेरिएट भी इंक्लूड होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपका जो ये क्या होता है स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, ये वो बोर्ड होता है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं सिलेक्टेड, जो कि पॉलिसीज जो तैयार की जाती हैं उन्हें परफॉर्म कराने में मदद करते हैं। सेक्रेटेरिएट आपका वो सचिवालय होता है जहां पे पॉलिसीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। ICMR NIN 2020 के अनुसार एक स्वस्थ भारतीय युवा के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा क्या दी गई है। क्वेश्चन अच्छे से देखो, एज पर ICMR NIN 2020 RDA ऑफ प्रोटीन फॉर हेल्दी इंडियन अडल्ट इज, बताइए। आपको बताना है ICMR NIN 2020 के अनुसार एक स्वस्थ भारतीय युवा के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा क्या सजेस्ट की गई है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, बता दो भाई जल्दी से। सब लोगों को आंसर देना है और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ICMR जो होता है स्टूडेंट, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, ये आपकी ICMR की फुल फॉर्म होती है। एंड NIN की क्या होती है स्टूडेंट, नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ओके जी, ये आपका यहाँ पे हो गई फुल फॉर्म। क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? 0.83 ग्राम पर किलोग्राम पर डे, यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो आंसर बनेगा 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ओके ना, पर केजी बॉडी वेट, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? हमें कितना देना है? 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। इसको पर डे भी लगा दीजिएगा, इतना हमें प्रोवाइड करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्व विद्यालय बालकों में बिटॉट स्पॉट का कितना प्रतिशत प्रसार WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य के महत्व का संकेत है? आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। पूर्व विद्यालय बालकों में बिटॉट स्पॉट का कितना प्रतिशत प्रसार WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य के महत्व का संकेत है? बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर? सब लोगों को आंसर देना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। भाई WHO ये कह रहा है कि कितने परसेंट, अगर हम बात करते हैं बाइटॉट स्पॉट की, कि वो आपके पूर्व विद्यालय बच्चों में अगर है तो आप उसे समझ सकते हैं कि वो एक जन स्वास्थ्य के महत्व का संकेत है। यानी कि बस इससे कम कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, है ना। सो अगर हम लोगों के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, सो पूर्व विद्यालय बच्चों में जो बिटॉट स्पॉट है वो कितने परसेंट तक अगर है तो सही है, उससे ज़्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा इंग्लिश में भी। एज पर WHO, व्हाट परसेंट प्रिवलेंस ऑफ बाइटॉट स्पॉट इन प्री स्कूल चिल्ड्रन इन एन एक्टिवेट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, इंडिकेटिव ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस? बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखेंगे एक बार, जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा भाई? आपका 0.5% से कम होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए स्टूडेंट? 0.5% से कम होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड बिटॉट स्पॉट होता क्या है? या तो ट्राइंगुलर फॉर्म में या गोल आपके क्या बन जाता है? आंख पे यहाँ धब्बा बन जाता है, जिसकी वजह से रोशनी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाती है, दिखने में क्या होने लगती है? समस्या होने लगती है। विटामिन ए की कमी से ऐसा होता है, ठीक है, इतना भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। धन और वास्तविक आय परिवार की आय में किस रूप में शामिल होती हैं? ठीक है, एक बार अच्छे से देखो क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है स्टूडेंट, एक बार इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जो मैंने यहाँ ये सिंबल ड्रॉ किया है ये प्लस का सिंबल है, ओके। क्वेश्चन दिया गया है, धन और वास्तविक आय परिवार की आय में किस रूप में शामिल होती हैं? धन आय माइनस वास्तविक आय, धन आय प्लस वास्तविक आय, धन आय मल्टीप्लाई वास्तविक आय, और धन आय प्लस वास्तविक आय। बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? ठीक है, आपको बताना है मनी एंड रियल इनकम आर इंक्लूड इन द फैमिली इनकम इन द फॉलोइंग मीन्स। जो मनी इनकम है और रियल इनकम है दोनों आपकी किस में इंक्लूडेड है? फैमिली इनकम में इंक्लूडेड है। बट वो कैसे इंक्लूडेड है? धन आय में से वास्तविक आय को माइनस कर दोगे तब आपकी फैमिली इनकम बनेगी, धन आय को वास्तविक आय के साथ जोड़ दोगे तब आपकी फैमिली इनकम बनेगी, या धन आय और वास्तविक आय को मल्टीप्लाई कर दोगे तब फैमिली इनकम बनेगी, या फिर धन आय प्लस वास्तविक आय तब आपकी फैमिली इनकम बनेगी। ये आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। सो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बताओ भाई जल्दी से, सबको बताना है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा मनी इनकम प्लस रियल इनकम, ठीक है ना। एक बार ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? मनी इनकम प्लस रियल इनकम, ठीक है। एक बार ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनी इनकम प्लस रियल इनकम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा, ठीक है। सो आप इसको ये समझ सकते हैं। चलिए सिंबल को हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये आपका कुछ भी एक सिंबल हमारे पास नहीं रहेगा, तो आपको ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है। आप इनको समझ सकते हैं कि ये दोनों आपके यहाँ पे एक साथ दिए गए हैं, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आपको थोड़ा डिफ्रेंसिएशन भी लग जाएगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। सो आप यहाँ पे इसको बी वाले ऑप्शन को अलग मान सकते हैं। तो आपका मनी इनकम प्लस रियल इनकम, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो जिन लोगों ने आंसर नंबर 4 दिया है उनका भी आंसर सही माना जाएगा, ओके। चलिए एक बार नेक्स्ट ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों के सामने।
क्वेश्चन है, समाज की अपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना क्या कहलाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन है स्टूडेंट, समाज की अपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना क्या कहलाया जाता है। ठीक है ना, हम अपने जो समाज हमसे क्या कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, उसके अनुसार अगर हम अपने व्यवहार को मोल्ड कर लेते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है। ये आपका क्वेश्चन है कि समाज की अपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना क्या कहलाता है। ध्यान से देख लीजिएगा। विकासात्मक परिवर्तन, सामाजिक विकास, कार्यात्मक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। समाज की अपेक्षा के अनुसार अगर एक इंसान अपने व्यवहार को ढालता है, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। ओके, किस नाम से जानते हैं उसको, सोशल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ हमने माइनस किया, यहाँ प्लस किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमें इसको क्या कर सकते हैं, अगर इस ऑप्शन को हम बदलना चाहें, ठीक है, अपने लिए, और जैसे कि आज आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं मैंने, सो हम इसको एक चीज़ और कर सकते हैं स्टूडेंट, कि हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। जिससे आपकी प्रैक्टिस के लिए एक नया क्वेश्चन तैयार हो सके, हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सो ऐसे भी आपको एक वेरिएशन में ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, सो आप ये वाला पैटर्न भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेपर पेन टेक्निक का उदाहरण कौन सा है। आपको बताना है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन की पेन पेपर जो आपकी टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, बताइएगा। आपकी जो पेपर पेन टेक्निक होती है वर्क सिंप्लीफिकेशन की, वो कौन सी होती है। इन सब में से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेपर पेन टेक्निक का उदाहरण कौन सा है, बताओ भाई जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखो यहाँ पे एक बात समझ जाओ अच्छे से कि जो प्रोसेस चार्ट होता है यही आपकी पेन एंड पेपर टेक्निक होती है ना। यही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि माइक्रोमोशन, साइक्लोग्राफ एंड मैमो मोशन, इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे फॉर्मल तरीके होते हैं। ओके, ये सारे क्या है, फॉर्मल तरीके हैं। सो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, जूट से बना हुआ एक कड़ा और भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा क्या कहलाता है। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जूट से बना हुआ कड़ा, भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ए कोर्सर हैवी प्लेन वी फैब्रिक मेड ऑफ जूट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कैम्ब्रिक, शाली, बर्लेप एंड बेटिस्ट। बताइएगा क्या कहलाता है, कैम्ब्रिक, शाली, बर्लेप एंड बेटिस्ट क्या कहलाता है। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। ए कोर्सर हैवियर प्लेन वी फैब्रिक मेड ऑफ जूट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भाई, बताओ जल्दी से, सबको आंसर देना है। ये क्या कहलाता है ये बताइएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती चली जाती हूँ अच्छे से, जो आपको याद रखनी है, समझनी है। देखिए सबसे पहले मैं अगर कैम्ब्रिक के बारे में बात करती हूँ तो कैम्ब्रिक एक काफ़ी डेलिकेट, एक काफ़ी ग्लॉसी, एक काफ़ी शाइनी कपड़ा होता है। ओके, अगर मैं बात करती हूँ शाली की, सो शाली भी आपका सिल्क एंड वूल का ब्लेंड होता है ना। किसको मिला के बनता है, ये आपका सिल्क को प्लस वूल को मिला के बनता है, और ये भी शाइनी होता है, ये भी ग्लॉसी होता है ना। अगर मैं बात करती हूँ बेटिस्ट की, सो बेटिस्ट भी अगेन एक प्लेन वीव से बना हुआ कपड़ा है, पर ये भी काफ़ी डेलिकेट होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बर्लैप। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बर्लैप हो जाएगा। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, आपके सामने है। क्वेश्चन है, धन आय निम्न प्रकार से अर्जित नहीं की जा सकती है। आपको बताना है कि जो धन आय होती है उसे हम निम्नलिखित में से किस प्रकार अर्जित नहीं कर सकते हैं, वेतन के द्वारा, किराए के द्वारा, पेंशन के द्वारा और सेवाओं के द्वारा। बताइएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखो कि जो धन आय होती है उसे निम्न प्रकार से अर्जित नहीं किया जा सकता है, वेतन, किराया, पेंशन और सेवाएं। क्या बनेगा हमारा सही आंसर यहाँ पे, बता दो भाई जल्दी से। जो धन आय होती है निम्न प्रकार से अर्जित नहीं की जा सकती है, किस प्रकार अर्जित नहीं कर सकते हो स्टूडेंट आप अपनी धन आय को, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर, सेवाएं।
है ना, क्योंकि सेवाओं के माध्यम से आप धन आय को अर्जित नहीं कर सकते हैं। बाकी तीनों मेथड से आप धन आय को अर्जित कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो, कौन सी रेखाएं भावनाओं की तुलना में बौद्धिकता दर्शाती हैं। आपको बताना है which lines are considered to indicate intellectuality rather than emotionality। बताइएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बताइएगा स्टूडेंट, कौन सी रेखाएं भावनाओं की तुलना में बौद्धिकता को दर्शाती हैं। खड़ी रेखाएं, वक्री रेखाएं, तिरछी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर, बता दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच लाइन्स आर कंसिडर्ड टू इंडिकेट इंटेलेक्चुअलिटी रेदर देन इमोशनैलिटी, यानी कि भावनाओं की तुलना में बौद्धिकता को दर्शाने वाली कौन सी रेखाएं होती हैं, ये आपको बताना है स्टूडेंट। खड़ी रेखा, वक्री रेखा, तिरछी रेखा और आड़ी रेखा। यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, खड़ी रेखा। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो दर्शाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशों को साफ करना क्या कहलाता है। अगेन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशों को साफ करना क्या कहलाता है। सीजिंग, कैलेंडरिंग या फिर कैंडलिंग या फिर कार्बोनाइजिंग। बताइएगा क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए भाई अच्छे से, सीजिंग, कैंडलिंग, कैलेंडरिंग एंड कार्बोनाइजिंग, क्या बनेगा हमारा यहाँ पे सही आंसर स्टूडेंट। क्लीनिंग ऑफ वूल फाइबर्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट कार्बोनाइजिंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। कार्बोनाइजिंग यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि ऊन की मैन्युफैक्चरिंग के समय किया जाता है। सो एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, इतना भी ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, एक तरीके का वूल का क्लीनिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत होता है। आपको बताना है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जो कि ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऐसा कौन सा आपका क्या है स्टूडेंट, फूड स्टफ है जिसमें ओमेगा 3 काफी अच्छी मात्रा में होता है। दूध, अलसी के बीज, सेब और टमाटर। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। एक बार देख लीजिए सभी लोग, विच द फॉलोइंग फूड स्टफ इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या बनेगा स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का सही आंसर, बताओ भाई जल्दी से। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, एंड ये बड़ा न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। इज कॉल्ड द फादर ऑफ द चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। बताइए हम चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के जनक के रूप में किसको जानते हैं। जीन पियाजे, बंदूरा, स्टेनली हॉल एंड मास्लो। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि जो आप फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के रूप में जानते हो वो स्टेनले हॉल को जानते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। जो स्टेनले हॉल है स्टूडेंट, उन्हें ही चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, जिन्होंने ये कहा कि भाई जो पैडागोजी है ना चाइल्ड स्टडी से रिलेटेड, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन है ना। क्वेश्चन है, रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतर होती है, यानी कि रिब बुनाई किसमें वेरिएशन देकर बनाई जाती है। ये आपको बताना है स्टूडेंट कि रिब बुनाई को हम किसमें वेरिएशन देकर बनाते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि जो आपकी रिब बुनाई होती है ना, ये एक बेसिक वीव होती है, ओके, यानी कि साधारण बुनाई होती है, ओके।
ट्विल वीव आपकी क्या होती है, ये भी एक साधारण बुनाई होती है, यानी कि ये भी एक क्या है, बेसिक वीव होती है ना। अगर हम साटन वीव की बात करते हैं, ये भी एक बेसिक वीव होती है। हम प्लेन वीव की बात करते हैं, ये भी एक बेसिक वीव होती है। जबकि लिनो वीव क्या होती है स्टूडेंट, एक तरीके की डेकोरेटिव वीव होती है, यानी कि सजावटी बुनाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सादी बुनाई, यानी कि जो आपकी रिब्ड बुनाई बनती है वो एक रिब इफेक्ट क्रिएट करती है और इसको प्लेन वीव में वेरिएशन देकर बनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जिसमें एक नए ऊतक का निर्माण और मरम्मत शामिल होती है। क्वेश्चन देखो, शरीर स्वस्थ, रक्षात्मक, नियामक और मनोवैज्ञानिक। बताइए स्टूडेंट क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जिसमें नए ऊतकों का निर्माण शामिल है प्लस शरीर की जो ऊतक है उनकी मरम्मत शामिल है, वो इनमें से कौन सा कार्य होगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ न्यू टिश्यूज इज। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ न्यू टिश्यूज इज बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड आप लोगों का मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल। बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर, बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमारा किस तरीके का फंक्शन होता है, बताइए एक बार जल्दी से। ये हमारा भोजन का क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, ये कौन सा कार्य होता है शरीर का, बॉडी बिल्डिंग वाला फंक्शन होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि आपको न्यू प्रोवाइड करूं एंड आपको बहुत हेल्प करे आपके आने वाले एग्जाम में। सो सेशन आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक शेयर कीजिएगा एंड रेगुलर मेरे साथ जुड़ना ना भूले मेरी यूट्यूब क्लासेस पे, मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। सो आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 है एंड क्वेश्चन है विकास क्या है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, सतत प्रक्रिया, एकीकृत प्रक्रिया, दर में समरूपता एंड विशिष्ट से सामान्य की ओर। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि विकास क्या है स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के बाद आपका नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, या फिर यूनिफॉर्म इन रेट होता है, या फिर स्पेसिफिक टू जर्नल होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि सतत है, एकीकृत है, या फिर आपकी समरूपता इसमें पाई जाती है, या फिर ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। तो अपने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको क्लास कैसी लगी, कितना आपने एंजॉय किया आज की क्लास में, कितने क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए। सो लाइक शेयर कर दीजिएगा। जुड़ सकते हैं आप लोग मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पे, मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। सो यहाँ पे आप लोगों को सबके यहाँ पे नेम मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा के नाम से। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां पे आप लोगों को फ्री पीडीएफ्स मिलते रहते हैं। ठीक है, देन होम साइंस जंक्शन के नाम से आपको मेरा इंस्टाग्राम पे पेज मिल जाएगा जिस पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं एंड होम साइंस जंक्शन मेरा यूट्यूब चैनल है जिसको आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। सो बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर। कल फिर से मिलते हैं सुपर 30 के साथ। बाय बाय।